वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। चलिए आज हम 5 जनवरी की क्विज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं निम्नलिखित में कौन सी हैं? और अब ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना। तो सही उत्तर क्या, आप देख लीजिए कौन कौन से एनपीसीआई में कौन कौन से काम करती है। तो आप ये तो जानते ही होंगे कि इसमें ट्रांसफ़र होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स टोल संग्रह इससे के द्वारा किया जा सकता है। और ये क्या, राष्ट्रीय वित्तीय स्विचिंग की जा सकती है। अगर तीसरा चौथा है तो तीसरा चौथा तो सभी में है, तो इसके कार्य सभी हैं। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस भी है, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम दोनों। चेक में आपको डाउट हो सकता है कि चेक का इधर कैसे इसके द्वारा किया जाएगा, अगर ये काम है तो करता है। ये चारों ऑप्शन इसके सही है, ऑप्शन नंबर डी है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा ध्यान से पढ़िए। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कथन क्या क्या है? सबसे पहला कथन क्या, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिनकी 50% से अधिक भूमि पर वनावरण है, वे अन्य राज्यों में छतपूत वनीकरण प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 75% से अधिक वन भूमि का आवरण है। थर्ड ऑप्शन क्या है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार हर बार वन भूमि के एनी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने पर परियोजना प्रस्तावक को वन भूमि को परिवर्तित करने के परिणाम स्वरूप क्षतिग्रस्त पारितंत्र सेवाओं के लिए राज्यों को भुगतान करना पड़ता है। तो आप ये देखिए, इसमें क्या, इसमें बताना कौन सा सही है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या है क्वेश्चन। पहला ऑप्शन पहले आप ये समझ लीजिए, क्षतिपूर्ण वनीकरण क्या है दूसरे राज्यों में। अगर आपकी जैसे आप किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा वनीकरण है, तो आप उसको अगर काटते हैं तो उसको काटने के बाद वन कहाँ लगाएंगे? यहाँ तो पहले से ही वन बहुत है, तो आप इसके लिए तो दूसरे राज्यों में लगा सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है। मगर यहाँ पे क्या है, 50% इतना ज़्यादा भी वनीकरण नहीं होता, तो यहाँ पे ये डाटा 75% है, तो पहला हो जाएगा गलत। अगर पहला जैसे ही गलत करेंगे तो हम सही उत्तर पे पहुंच जाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारे पास दूसरा और तीसरा, इसका मतलब तीसरा तो सही ही है। अब तो दूसरा क्या है, दूसरा देख लीजिए। जैसे आपको पता, लक्ष्य अरुणाचल प्रदेश के बारे में पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश में वनीकरण सबसे ज़्यादा है, तो लक्षद्वीप में 91 पॉइंट कुछ परसेंट है, तो ये दोनों सही है। मिजोरम में भी बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में वनावरण बहुत ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी सही है। अब तीसरा तो सही ही था, तो तीसरा भी सही है। इसमें तीसरा पढ़ लीजिए कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार हर बार वन भूमि में एनी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने पर प्रयोजक प्रस्तावक को वन भूमि को परिवर्तित करने के परिणाम स्वरूप क्षतिग्रस्त पारितंत्र सेवाओं के लिए भुगतान राज्य को भुगतान करना पड़ता है। आपको एक कैंपा एक्ट लग सकता है कि कैंपा एक्ट के तहत किया जाता है, मगर इससे भी पुराना कौन सा एक्ट है? 1980 एफॉरेस्टेशन, मतलब वन संरक्षण अधिनियम है। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन भी सही है। इसमें क्या है, दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्या बाउंड रेट या बाउंड टैरिफ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, या है के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, सही बताना है। सबसे पहले क्या, बाउंड रेट शुल्क की अधिकतम दर है। तो यहाँ पे एक बार कंफ्यूजन हो सकता है, रेट या यहाँ पे अगर बाउंड टैरिफ लिख देता तो आप ऑप्शन को पढ़ के ही समझ जाते कि ये बात सही है। क्यों? देखिए, बाउंड टैरिफ शुल्क की अधिकतम दर होती है जिसे आयातित देश द्वारा आयातित वस्तु पर लगाया जाता है। तो शुल्क मतलब टैरिफ है, टैरिफ की दर, बाउंड टैरिफ की बात कर रहा है। बाउंड का मतलब क्या है कि एक बाउंडेड की मतलब इससे ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता। पहला तो सही हो जाएगा। अब दूसरा क्या देखिए, विश्व व्यापार संगठन में किसी भी वस्तु के लिए सहमत बाउंड रेट विश्व व्यापार के सभी देश सदस्यों के लिए समान है। तो एक तो जहां पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाएगी, जैसे सभी देश हुआ, सभी सदस्य समान, तो सभी लोग कैसे एक साथ मान जाएंगे? दूसरी बात क्या, सभी लोगों की परिस्थितियां और सब कुछ अलग अलग है। कुछ देश वहाँ पे डेवलपमेंट कम हो, अपनी संरक्षण के लिए ज़्यादा बाउंड रेट लगा सकते हैं, कुछ कम लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत। हाँ, इसमें क्या है कि WTO के सहमत, मतलब आप बाउंड रेट एक निर्धारित कर लीजिए, कोई देश उससे ऊपर कोई बाउंड, मतलब कोई टैरिफ नहीं लगा सकता, मगर ये सबके लिए समान नहीं। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। क्या है, कृषि क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों में शामिल है? तो और सही कोड का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें प्रौद्योगिकी, जब भी आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन में मैक्सिमम चीज़ें सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आप एक बार पढ़ लीजिए क्या है,
कीटनाशकों, उर्वरकों एवं एग्रोकेमिकल का अधिकतम कुशलता से वितरण। तो ये बिल्कुल सही किया हमको, नैनो प्रौद्योगिकी किया है तो वो तो बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में जिसको ज़्यादा जरूरत है उसके हिसाब से पहुंचाया जा सकता है। तो पहला तो सही होगा। अगर पहला सही होगा तो सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। मृदा की स्थिति और फसल वृद्धि की निगरानी करना, निगरानी करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लगा दिया गया और वो देखता रहे। तो दूसरा भी सही है। पशु और पौधों के रोग जनकों का पता लगाने के लिए तीसरा भी सही है। आपको चौथे में डाउट हो सकता है, नियंत्रित तरीके से विकास हार्मोन का वितरण करना। तो यहाँ पे क्या है कि वितरण करना, विकास हार्मोन को बनाना नहीं है। वितरण करने का मतलब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो बना हुआ है वहां पे वितरण करना। तो वितरण करने के लिए इसका प्रयोग किया ही जा सकता है। तो 1 2 3 4 चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। इसको इंग्लिश में क्या, इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें क्या बताना है, कौन सा सही है। ठीक है, अब पहला ऑप्शन पढ़ लीजिए कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई एक बहुपक्षीय संधि है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या, यह अभिसमय पक्षकारों को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध करती है, जिसमें उचित प्रक्रिया और उचित परीक्षण के अधिकार शामिल हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, आईसीसीपीआर यूनिवर्सल राइट ऑफ ह्यूमन राइट का हिस्सा है। तो ठीक है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए क्या है। सबसे पहला क्या है कि ऐसे कोई भी प्रस्ताव हो या कोई भी अभिसमय है तो उसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उसका समर्थन किया। क्यों कि किसी भी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। इसका सही आपको पता भी होना चाहिए और सही भी है। दूसरा क्या है, यह अभिसमय पक्षकारों को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। तो जैसे अगर आपको पहला पता है तो पहले नागरिक इस नाम से पता है, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर। तो अधिकारों पर क्या होगा कि कौन राज्य इन अधिकारों का हनन कर सकता है, राज्य अधिकारों का हनन कर सकते हैं और राज्य प्रतिबद्ध हो जाए कि हमें सब अधिकार प्रदान करेंगे। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा क्या है कि ये भी कॉमनली अगर आप सोचेंगे तो सही, क्योंकि ये क्या है कि ह्यूमन राइट्स का हिस्सा है। कि क्यों, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को नागरिक अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं होंगे तो उसके ह्यूमन राइट्स कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन भी सही। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए क्या, सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसके बाद ध्यान से पढ़िए क्या बताना है, कौन सा सही है। तो सही में अब बताना है तो ठीक है। वे लगातार दो वर्षों के लिए आईएनसी के अध्यक्ष बने गए। तो आपको पता होगा कि दो में अध्यक्ष बने, एक हरिपुरा अधिवेशन, एक त्रिपुरा अधिवेशन। फिर इसके बाद इन्होंने गांधी जी के साथ विवाद होने की वजह से इन्होंने त्रिपुरा अधिवेशन को छोड़ दिया था। तो पहला ऑप्शन सही है, मगर बने तो थे 2 बार, अब उसके बाद छोड़े तो क्या करें, कुछ फर्क थोड़ी पड़ता। पूछा तो बनने के लिए गए। तो सी और डी तो गलत हो जाएंगे। तो या दूसरा या तीसरा सही, मतलब आपको सही सभी पता होना चाहिए। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना मतलब आईएनए के विचार की कल्पना सबसे पहले, तो यहाँ पे सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने की थी। थर्ड ऑप्शन के नेहरू रिपोर्ट के में प्रस्तावित डोमिनिकन स्टेटस का विरोध किया था। तो यहाँ पे पता है मोहन सिंह ने की थी। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगर आपको ये भी वर्ग पता हो तो भी नहीं पहुंच सकते। तो आप 1/3 हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको गलत पता है तो भी आप सी बी और डी में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो डी में पता होना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए, ये तो आपको पता होना चाहिए क्लाउड के बारे में क्या है, विवरण दिया गया है, मेघ को दर्शाया गया है, उसके बारे में कौन से क्लाउड है। तो पढ़ लीजिए एक बार क्या क्या विवरण है, इससे आपको शायद बाद में कभी फायदा मिले। सफेद नाजुक फिलामेंट ज्यादातर सफेद पैच या संकीर्ण बैंड के रूप में अलग बादल हैं। ये बादल हमेशा बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं और उनका पारदर्शी चरित्र क्रिस्टल से अलग होने की डिग्री पर निर्भर करता है। एक नियम के रूप में जब से बादल सूरज की डिस्क को पार करते हैं तो वो उनकी चमक को कम कर देता है जब वे असाधारण रूप से मोटे होते हैं। तो इसके प्रकाश को घूंघट कहते हैं और इसके समोक्ष को तिरस्कृत कर देता है। तो ये एक तो क्लिष्ट इतनी लैंग्वेज है तो आपको थोड़ा समझना, मैं आपको सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। क्या है कि एक तो बहुत हाइट में पाया जाता है। आप जो सफेद सफेद बादल देखते हैं, सफेद सफेद बादल जो देखा करते हैं कि ऐसे टाइप में, तो वो सफेद सफेद बादलों में जब कभी किरण पड़ती है, किरण पड़ने के बाद या तो रिफ्लेक्ट हो जाती है या तो वहां पे इतना ज्यादा नहीं रहता। तो इसका सही ऑप्शन सीरस हो जाएगा। सीरस ये बहुत ज्यादा हाइट पे पाया जाता है, तभी ये हाइट पे पाए जाएंगे, तभी वहां बर्फ होगा या बर्फ के रूप में होगा। अब पारदर्शी इसलिए कहते हैं जब ये हल्के होते हैं तो इनमें आराम से
सूर्य की किरणें आ जाती, जब ये मोटे होते हैं तो परावर्तित कर देती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? तो ये बहुत वेल नोन क्वेश्चन है, आपको मतलब पता होना चाहिए। एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। ब्लड में आयरन की कमी हो जाएगी तो एमीनिया कम होता है, तो इसके लिए फोलिक एसिड की गोलियां खाते हैं, ठीक है, और B12 भी लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजिकल चैलेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आप ये पता होना चाहिए, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, आपको ये नाम से ही देखिए अब क्या है, ऑप्शन क्या है इसमें सही बताना, ठीक है। यह आवास और शहरी मंत्रालय की एक पहल है और इसी को मतलब क्या नाम है इसका, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजिकल चैलेंज के घटक के रूप में ग्रैंड एक्सपो और सम्मेलन। तो आप ये तो अगर हाउस बनाने के लिए टेक्निकल चैलेंज है, अगर ये भारत सरकार से किसी भी से संबंधित होगा तो उसमें आवास और शहरी मंत्रालय तो होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है? ग्रैंड एक्सपो, अगर इस सम्मेलन में टेक्नोलॉजी चैलेंज है तो वहाँ पे एक्सपो और सम्मेलन करना तो एक तरह से जरूरी है। तो दूसरा ऑप्शन बी सही, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, कभी कभी समाचार में देखा गया है सहायक एनजी क्या है? तो यह आपको पता होना चाहिए, भारत का स्वदेशी रूप से विकसित एक एयर ड्रॉपलेट कंटेनर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। वैसे अगर आप देखेंगे तो एक इजरायली राडार का नाम थोड़ा ऐसे सहायक एनजी टाइप में रखना वो थोड़ा मतलब लगता नहीं है, थोड़ी बार इन्हीं दो में ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। इनमें तो आप दक्षिण कोरिया के साथ रक्षा सहयोग करना उसके बाद बनाना ना, ऐसे नाम रखना थोड़ा कम लगता है। कुछ नाम ऐसा होगा कि आपको पता चलने लगे कि विदेशी टाइप में है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, भारत का स्वदेशी रूप से विकसित एयर ड्रॉपलेट कंटेनर। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अर्जेंटीना के पड़ोसी देशों के बारे में बताना है। तो कौन कौन से पड़ोसी देश सीमा इससे लगते हैं अर्जेंटीना से? तो आप पता होगा, तो अर्जेंटीना सब नीचे साइड में है। अर्जेंटीना से कौन से इधर क्या कहते हैं, ये ब्राज़ील तो लगती है। ब्राज़ील की सीमा सिर्फ दो जगह से नहीं लगती है, एक तो हो गया आपका पेरू, एक होता है इक्वाडोर। बाकी सभी भी जितनी भी साउथ अमेरिका की कंट्री हैं सब मिल सबसे लगती है। तो ब्राज़ील तो होना चाहिए, जहाँ जहाँ ब्राज़ील नहीं उसे कट कर दीजिए। पहले ऑप्शन में देखिए ब्राज़ील नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी ब्राज़ील नहीं है, तीसरा और चौथे में ब्राज़ील है, ठीक है। इसके बाद बोलीविया लैंड लॉक है, बिल्कुल मिड में पड़ता है और आपको लगेगा कि बिल्कुल सही मतलब इससे लगा हुआ है। तो जहाँ बोलीविया नहीं उसे कट कर दीजिए, तो ऑप्शन आप सही ऑप्शन में पहुँच जाएंगे। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ब्राज़ील और चिली, बोलीविया, पैराग्वे, इन सबसे सीमा इसकी लगती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 8 कोर इंडस्ट्रीज के सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ध्यान रखिएगा 8 कोर इंडस्ट्रीज की है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में नहीं है, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के जारी होने से पहले आई आई मतलब इसी 8 कोर इंडस्ट्रीज कोर प्रकृति के उद्योगों के प्रदर्शन पर एक अग्रिम संकेत प्रदान करता। तो बिल्कुल सही है, जब आपका आईआईपी जारी होता तो उसी के अंदर इसकी भी जानकारी होती है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के जारी होने से पहले 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में जानकारी होती, तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको ये भी पता होगा कि रिफाइनरी तो सबसे ज़्यादा इसमें हिस्सा है, तो इसके बाद रिफाइनरी उद्योग इसमें हिस्सा ही नहीं है प्रमुख उद्योगों में, ऐसा कैसे हो सकता है? ये 40% शेयर आईआईपी इंडस्ट्रियल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40% का हिस्सा ये 8 कोर इंडस्ट्रीज ही रखती है और इसमें रिफाइनरी ना होते तो गलत है। तो आपको सी और डी हो जाएगा। तो आपको पता है कि पहला तो होगा ही होगा, दूसरे में कंफ्यूजन है। दूसरे में क्या है कि आपको आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को सीएसओ जारी करता है, ठीक है, मगर इसके अंदर ये 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में वित्त मंत्रालय का विभाग है, आर्थिक आर्थिक विभाग करके तो वो जारी करता है, OECA, ठीक है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि ये जारी किसका करता है? आईआईपी के को जारी करता, ना कि उसको जारी करता। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जब गलत हो जाएगा तो ए हो जाएगा इसका सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन बताना। बोलीविया एक लैंडलॉक, अभी हमने बात की थी, बिल्कुल सही, बोलीविया लैंडलॉक कंट्री है। चिली को छोड़कर ब्राज़ील सभी दक्षिण अमेरिका देशों के साथ सीमा साझा करता। तो अभी हमने देखा कि ये चिली और इक्वाडोर दो हैं, तो दूसरा ऑप्शन हो जाए गलत। सही बताना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। गाजा पट्टी सीमा अक्सर समाचारों में रहती, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से सीमा साझा करते हैं? तो आपको पता है इसराइल की 3 लोकेशन अच्छे से पता होना चाहिए। एक तो नीचे साइड गाजा पट्टी है, एक वेस्ट बैंक है, एक गोलन हाइट है। गोलन हाइट होता है सीरिया के साथ इसकी सीमा लगी होती है,
इसमें जॉर्डन के साथ वेस्ट बैंक की, और ये इजिप्ट के साथ होता है। तो आप देख लीजिए इसमें क्या है, इजराइल और इजिप्ट, तो कहाँ दिया, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में कौन से कथन सही है। ठीक है, आप देख लीजिए स्पैटली दक्षिण द्वीप पूर्वी चीन सागर में स्थित है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सोकोट्रा द्वीप हिंद महासागर स्थित में हार्मुज की जल संधि या स्टेट ऑफ हार्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक जल डमरू है। तो ठीक है, आप देख लीजिए क्या है कि यहाँ पे देखिए, आप पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे कि स्पैटली आइलैंड में विवाद रहता है, और किस सागर में विवाद रहता है, दक्षिणी चीन सागर में, पूर्वी चीन सागर में विवाद नहीं रहता। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा गलत है। जैसे ही पहला गलत करेंगे तो आप बी और मतलब दूसरा और तीसरा सही होगा, तो मतलब बी ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। तो आप सोकोट्रा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है, तो बिल्कुल सही, हिंद महासागर में इसका ये गल्फ ऑफ एडान के जस्ट सामने स्थित है। ठीक है, और ये यमन की टेरिटरी है। और इसके बाद स्टेट ऑफ हार्मुज कहाँ है, स्टेट ऑफ हार्मुज इधर है, गल्फ इधर पर्शियन गल्फ होता है, इधर ओमान होता है, और ईरान और ओमान की मतलब ईरान इधर है, ओमान इधर है, इन दोनों के मध्य, और यूएई का थोड़ा इधर लगता है बॉर्डर। तो इससे ये स्टेट ऑफ हार्मुज यहाँ पे है। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही। थैंक यू फॉर